तो आज का जो टॉपिक होगा, लेट्स स्टार्ट इकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं एंड उसमें ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन अपना टारगेट है। तो कई बार हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, मैं निकालता भी जाता हूँ एंड इट्स 292। कई बार हम जितना चाहते हैं प्रोडक्टिव होना उतना नहीं हो पाते हैं। एंड इससे पहले अगर मैं ट्राई करता था तो दो तरीका है पढ़ने का। एक है कि कई बार हम मन ही मन में पढ़ रहे होते हैं। सेकंड थिंग कि आप बोल के पढ़ रहे होते हैं, जैसे लाइक कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो जब मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ, जब किसी को इन द सेंस कि बोल के पढ़ता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ऐसा कुछ कि कोई मेरे सामने है एंड उसे मुझे समझाना है, इस तरीके से जब पढ़ता हूँ तो उस टाइम जो मेरा प्रोडक्टिविटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड उस टाइम कैन यू बिलीव कि हर रोज़ मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा था उस तरीके से पढ़ा के। एंड पीछे की वीडियो में भी आप यू कैन सी कि मैंने किस तरीके से एक चैप्टर 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया था उसी तरीके से बोल के पढ़ने से। तो लेट्स राइट ऑन इन कमेंट सेक्शन हाउ यू बिकम प्रोडक्टिव। आपका प्रोडक्टिव होने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप प्रोडक्टिव हो पाते हो। सो लेट्स स्टार्ट इकोलॉजी। तो यहाँ भी मैं बोल के पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि बोलने से मुझे लगता है कि मैं खुद को ज़्यादा इंगेज रख पाता हूँ एंड मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड इन द सेंस कि मैं 1.5 से 2 घंटे में एक चैप्टर उस तरीके से कंप्लीट कर लेता हूँ, जबकि मन में जो पढ़ते हैं आई कांट एबल टू कंप्लीट द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म but also of the content in biology textbook. Biology is presented either as botany, zoology and microbiology or as a classical and modern. The latter is a diffuse molecular aspects of the biology. Luckily, we have many threads which give the different areas of biological information into a unifying principle. Ecology is one such thread which gives us a holistic perspective to biology. The essence of the biological understanding is to know how organisms, while remaining an individual, interact with other organisms and physical habitats as a group, and hence behave like organized wholes, that is population, community, ecosystem, or even as the whole biosphere. Ecology explains to us all this. A particular aspect of this is the study of the anthropogenic environmental degradation and the socio-political issues it has raised. This unit describes as well as take a critical view of the above aspects. Ramdev Mishra is revered as the father of the ecology in India. And Ramdev Mishra, father of ecology. फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इकोलॉजी यानी इंडिया के कंटेंट में जब फादर ऑफ इकोलॉजी की बात की जाती है तो यहाँ पर जो नाम निकल कर सामने आता है डेट इज रामदेव मिश्रा। बोर्न 26 अगस्त 1908, रामदेव मिश्रा ऑब्टेन्ड PhD इन इकोलॉजी अंडर प्रोफेसर W.H. Pearsall, FRS फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी इन UK. He established teaching and research, कैमरा थोड़ा घुमाते भी रहूँगा ताकि गेट इंगेज्ड थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी इन UK. He established teaching and research in ecology at the department of the botany of the Banaras Hindu University, Varanasi. His research laid the foundation of the understanding of the tropical communities and their succession, environmental responses of the plant population and productivity and nutrient cycling in tropical forest. तो उन्होंने उनके जो फाउंडेशन थे, उनके जो रिसर्च थे, हमें हेल्प किया समझने में लाइक ट्रॉपिकल कम्युनिटी के बारे में, देयर सक्सेशन के बारे में, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट पॉपुलेशन के बारे में एंड प्रोडक्टिविटी और जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में या फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, उसे हमें समझने में सहूलियत हुई। दैट हेल्प्स अस। मिश्रा completed the first postgraduate course in the ecology in India. Over 15 scholars obtained PhD degrees under his supervision and moved on to the other universities and research institutes to initiate ecology teaching and research across the country. He was honored with the fellowship of the Indian National Science Academy and World Academy of Arts and Science, and the prestigious Sanjay Gandhi Award in Environment and Ecology. Due to his
effort, the government of India established the National Committee for Environmental Planning and Coordination 1972. I think यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. नेशनल कम्युनिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972. नेशनल कम्युनिटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में. ठीक, इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया. इन लेटर ईयर्स paved the way for the establishment of the Ministry of the Environment and Forest 1984. तो ये तो दिस वाज ऑल अबाउट द साइंटिस्ट. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं. हमारे पास 1.5 से 2 घंटे हैं एंड आवर टारगेट इज टू कंप्लीट दिस होल टॉपिक विथ दिस होल चैप्टर. लेट्स सी कितना हो पाता है. ऑलरेडी 15 से 20 मिनट आई एम लेट. देखते हैं. Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. ये तो सही बात है. We can try to understand its complexity by investigating process at various level of the biological organization. Macromolecules. अच्छा, various level biological organization. यानी जब आप बात बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं, तो ये शुरुआत होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की. जो शुरुआत होता है वो शुरुआत हो रहा है मैक्रोमोलिक्यूल से. मैक्रोमोलिक्यूल से, सेल से, एंड यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डेट इज मैक्रोमोलिक्यूल. एंड उसके बाद सेल आया. सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम. तो दिस इज हाउ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड. क्या बोल सकते हैं? सक्सेशन, यानी मूविंग ऑन टुवर्ड्स फॉरवर्ड. मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड द पॉपुलेशन. ऑर्गन के बाद नॉट ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन के बाद है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम एंड बायोम्स. द लास्ट वन. At any level of biological organism, these are the biological organism. At any level of biological organism, we can ask 2 type of question. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does the bird sing? पता है, हम चाहे किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे हो, हम 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पहला, फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बुलबुल के गाना गाते हुए सुने तो हम कह सकते हैं कि हाउ डज द बर्ड सिंग, कि बर्ड जो है गाना किस गाता है. सेकंड थिंग, और व्हाई डज द बर्ड सिंग, कि बर्ड गाना क्यों गाता है, और बर्ड गाना कैसे गाता है. द हाउ टाइप क्वेश्चन, यानी कैसे गाता है. तो सीख दी मैकेनिज्म, कैसे गाता है, यानी यहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक प्रोसेस हो रहा है. सीख द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस. वाइल द व्हाई टाइप क्वेश्चन सीख द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस. और जब हम क्वेश्चन व्हाई से करते हैं तो यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है गाने की, इसकी बात कर रहे होते हैं. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल, द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड. whereas फॉर द सेकंड क्वेश्चन द आंसर में लाई इन द वर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट. आंसर आपका दोनों यहाँ पे मिल चुका है. पहला कि जब आप उसके हाउ के क्वेश्चन पूछते हैं तो इट कम्स अंडर द मैकेनिज्म, एंड उसके लिए इट माइट बी ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स हो गया, वाइब्रेटिंग बोन जो हो गया बर्ड में, उसकी वजह से वो गा पाता है. एंड सेकंड थिंग कि क्या ज़रूरत है उसकी, तो दिस इज़ अ वे टू कम्युनिकेट विथ इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. यानी ब्रीडिंग सीजन के दौरान अपने मेट से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है जिसका वो यूज कर रहे हैं. When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are night blooming flowers generally white? How does the bee know which flower has nectar? Why does cactus have so many thorns? तो कहता है how does the chick recognize her own mother and so on. कहता है जब आप नेचर को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने नेचर को साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड से जब देखेंगे ना, तो
तो आपके दिमाग में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आना जेन्यून है। लाइक कि एक बर्ड जो है, एक चिकन जो है, ठीक है, चिकन या फिर चिकन हो सकता है क्या? ओ भाई, चिकन तो आप सॉरी फॉर दैट, चीक, मुर्गी को बच्चा को तो चीक कहेंगे ना। तो चीक जो है, हाउ दे रिकोगनाइज देयर मदर, वो अपने माँ को कैसे रिकोगनाइज कर पाता है। कैक्टस जो है उसके पास बहुत ज़्यादा कांटे क्यों हैं, एंड जो नाइट ब्लूइंग फ्लावर्स होता है वो वाइट ही क्यों है। तो जब आप साइंटिफिक माइंड से आप जब अपने नेचर को देखेंगे तो आपके माइंड में बहुत तरीके के क्वेश्चन उठना जेन्यून है। एंड एवरी थिंग इन द नेचर हैज़ समथिंग इम्पोर्टेंस फॉर डैट, ऐसे ही कुछ भी नहीं है, ये भी सही बात। तो यू ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेज दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडी द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि व्हाट इज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी आप कहते हो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे इंटरेक्शन के बारे में आप देख रहे होते हैं। इट माइट बी इंटरेक्ट, और ये जो इंटरेक्शन है वो किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में हो सकता है या फिर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में होता है। यानी इंटरेक्शन तो होना है, इंटरेक्शन तो होना है। अभी इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एमंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर पहला, या तो एक ऑर्गेनिज्म के मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, या ये इंटरेक्शन जो है ऑर्गेनिज्म और जो फिजिकल इन्वायरमेंट यानी जो अबायोटिक इन्वायरमेंट है उसके बीच में हो सकता है, ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट। एंड इस अबायोटिक इन्वायरमेंट को आपने फिजिकल इन्वायरमेंट भी टर्म दिया है। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप इकोलॉजी की बात करते हो तो इसमें कंसर्न करते हैं विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। दिस इज द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। सही भी है। तो एक 4 लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें हमें याद रखने की ज़रूरत है। पहले ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल। एंड इस चैप्टर में हम इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्मिक और पॉपुलेशन लेवल तक ही देखने वाले हैं। एंड उसके बाद जो कम्युनिटी और बायोम्स होने वाला है, वी आर नॉट गोइंग टू डील हियर राइट नाउ, मूव ऑन फॉरवर्ड। तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, यानी आप ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो, यानी यू आर गोइंग टू टेक अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट एंड इट्स कम अंडर द इकोलॉजी टॉपिक। तो आप जेन्युइन बात कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। जब आप ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये इसेंशियली एक फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन। तब जब आप इकोलॉजी की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, तो एक फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की आप बात कर रहे होते हैं। विच ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू देयर environment in terms of not only survival but also reproduction. You may have learnt in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variation in the intensity and duration of the temperature. Okay, the certain interesting seasons. This variation together with the annual variation in precipitation. Remember, precipitation includes both rain and snow. Precipitation के अंदर rain और snow दोनों आते हैं। Account for the formation of the major biomes such as desert, rainforest and tundra. जो तो मेजर बायोम्स कौन कौन है? डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा। Desert, rainforest and tundra are the major biomes. Regional and local variation within each biome lead to the formation of a wide variety of the habitat. Regional and local variation within each biome lead to the formation of a wide variety of habitat. पता है कि हर बायोम में रीजनल और कुछ लोकल वेरिएशन होते हैं एंड इसकी वजह से वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं।
Major biomes of India are shown in figure 13.2. कहाँ पे 13.2 में? अच्छा, तो मेजर बायोम ऑफ इंडिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डिजर्ट और सी कोस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डिजर्ट, सी कोस्ट। मेजर बायोम्स, ठीक है। Our planet Earth life exists not only just in a few favorable habitats but even in the extreme and harsh habitat. A scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya's forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost and snow-laden polar region, high mountain tops, thermal spring and a shrinking compost pit, to name a few. Even our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes. तो कहता है कि लाइफ की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सभी जो फेवरेबल कंडीशन उसी में लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। लाइफ ऐसी जगह पे भी एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे वी कांट इवन इमेजिन। और इतना ही नहीं, हमारा स्टमक भी है, इसमें भी बहुत सारे माइक्रोब्स अपना हैबिटेट बना के रह रहे हैं, है ना अमेजिंग। तो व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट? की एलिमेंट क्या है जिससे that leads to the main much variation in the physical and chemical condition of the different habitat के physical और chemical condition में जिसने variation लाया है। the most important ones are temperature, water, light and soil। तो इसमें जो most important है उसमें शामिल है temperature, water, light and soil। temperature, water, light and soil, light, soil। We must remember that the physico-chemical यानी abiotic component alone don't characterize the habitat of an organism completely. The habitat includes biotic components, also pathogen, parasite, predators and competitors of the organism with which they interact constantly. We assume that over a period of time the organism had through natural selection evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat. Each organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate diversity in the resources it utilizes and distinct functional role in the ecological system. All these together comprise SNAs. That it can tolerate diversity in the resources it utilizes and distinct functional role in ecological system. All these together comprises SNAs. ठीक, मूव ऑन। तो मेजर हम अबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमने बात किया कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, दीज आर द फैक्टर जिसने जो कि डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट के अफेक्ट करता है। तो बात करते हैं टेम्परेचर किस तरीके से पैदा होता है। तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेलिवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर। ओके, फाइन। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है। यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। यानी इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज प्रोग्रेसिवली टेम्परेचर जो है और डिक्रीज कर रहा है। एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू लेस दैन greater than 50 degrees Celsius in tropical rainforest summer. There are, however, unique habitats such as thermal spring and deep sea hydrothermal vents where the average temperature exceeds 100 degrees Celsius. It is general knowledge that the mango trees don't and can't grow in temperate countries like Canada and Germany. ठीक,
Snow leopard are not found in Kerala forest, and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitude in the ocean. You can appreciate the significance of the temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetics of the enzyme, and through it the metabolic activity and other physiological function of the organism. Few organisms can tolerate and thrive in a wide range of the temperature. They are called यूरिथर्मल. तो यहाँ पे दो टर्म आता है, एक है यूरिथर्मल. ये इस कैटेगरी में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं दैट कैन टोलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को दे कैन थ्राइव और टोलरेट. ठीक है, तो यूरिथर्मल. बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर सच आर कॉल्ड अस्टेनोथर्मल. एंड सेकेंड टर्म इज अस्टेनोथर्मल. तो इसके अंतर्गत वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं डेट आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर तक ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, एंड इन्हें कहा जाता है स्टेनोथर्मल. द लेवल्स ऑफ द थर्मल टॉलरेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. द लेवल ऑफ द थर्मल टॉलरेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, यानी ये जो डिफरेंट स्पीसीज का जो थर्मल लेवल ऑफ द थर्मल टॉलरेंस का जो लेवल है डिटरमाइन करता है जो लार्जर एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरिथर्मल एंड अस्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स? In recent years, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. If this trend continues, would you expect the distributional range of some species to be affected? Water. Water is another the most important factor influencing the life of the organism. In fact, life on Earth originated in water. In fact, अगर हम लाइफ ऑन अर्थ पे अगर हम लाइफ की बात करें, ओरिजिनेटेड वाटर. ओ माय गॉड, एक पॉइंट मुझे पता. हाँ, तरुण सर के क्लास में मैंने ये सुना था कि लाइफ जो है वो वाटर में पहले ओरिजिनेट हुआ है, या किन 2.0 में. या आई हैव ऑलरेडी परचेज दिस बैच, लेकिन मैंने सोचा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला मेरे साथ गेम हो गया, जहाँ हम सोचते कि एक बार बैच लेने के बाद मैंने सोचा था, बट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि जिंदगी स्मूथ हो जाएगी, सर मुझे गाइड कर देंगे, मैं बिल्कुल स्मूथ से चलने लगूँगा. वो उल्टा परचेज तो कर लिया, लेकिन लेट से किया हूँ, तो कुछ लेक्चर मतलब अभी भी कुछ लेक्चर मतलब हो चुका है, एंड काफ़ी उस ऐप में मुझे खुद को अभी बहुत कुछ उसमें सीखना होगा कि किस तरीके से वो काम करता है, क्योंकि जो 11 तारीख को एग्ज़ाम है ये, एंड उसमें जो टॉपिक सिलेक्टेड है कि ये टॉपिक आने वाला है, एंड आई एम फॉलोइंग PR स्टार. वहाँ पे दो तरीके के कॉलम है, एक PR स्टार है एंड एक विद्यापीठ करके है. तो PR स्टार से अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो उन्होंने उस चैप्टर को पढ़ाया नहीं है, एंड आई थिंक माइट भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ कि आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट दैट, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा तो वो जो टॉपिक आने वाला है वो PW स्टार ने उस टॉपिक को कवर नहीं किया है, एंड वो फिर भी 11 तारीख को उसका एग्ज़ाम होने वाला है. एंड विद्यापीठ वाले टीचर ने उस चीज़ को मतलब जो सर हैं जो विद्यापीठ में, उन्होंने उस टॉपिक को कंप्लीट किया. तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मैं इनको फॉलो करूँ या फिर उनको. बट अलग सर ने तो कहा था कि दोनों ही पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो इन्हीं को फॉलो करना चाहिए. बट एग्ज़ाम भी तो है, अब एग्ज़ाम है तो अब उसी कैसे होगा, खैर देखते हैं. एंड नोट से उसको रिवाइज करके एग्ज़ाम तो देना. एग्ज़ाम तो यू कांट एस्केप एग्ज़ाम. अलग से का एग्ज़ाम से ही सिलेक्शन होगा, जो बच्चा एग्ज़ाम छोड़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा. तो एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट देगा, सर भी बोल लेते हैं. मूव ऑन. एग्ज़ाम देते रहना टेस्ट. तो हाँ, तो हम दो तरीके के यहाँ पर टर्म से रूबरू हुए. एक है यूरिथर्मल एंड सेकंड इज अस्टेनोथर्मल. अस्टेनोथर्मल जो है एक
नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर तक ही, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही टोलरेट कर पाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म स्टेनोथर्मल है। एंड यूरिथर्मल के अंतर्गत वैसे ऑर्गेनिज्म आता है डेट कैन टोलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। The level of the thermal tolerance of the different species determined the level of the thermal tolerance of the different species determined to a larger extent their geographical distribution. Can you think of a few euthermal and exothermal elements of plant? In recent years, there has been a growing concern about the gradually increasing global temperature. If this trend continues, we expect the distribution range of some species to be affected. Water. Water is another the most important factor influencing the life of the organism. In fact, life on Earth originated in water and is unsustainable without water. Its availability is so limited in desert that only a special adaptation makes it possible for organisms to live there. The productivity and distribution of the plant, जो productivity है या फिर ये जो plant का distribution है, is also heavily dependent on water. ये water पे depend करता है. You might think that organisms living in ocean, lake and river should not face any water related problem. But it is not true. For aquatic organisms, the quality यानी chemical composition pH of the water become important. तो कहता है जो aquatic organism है उनके लिए chemical composition और pH जो है वाटर का वो important factor हो जाता है. The salt concentration measured in salinity, salt concentration को salinity में मापा जाता है in parts per thousand is less than, अगर हम inland water की बात करें inland की तो less than 5 है. inland water की जो salt concentration है यानी salinity है वो less than 5 है. सी की बात करें 30 से 35 है. एंड हाइपर सैलाइन की बात करें हाइपर सैलाइन लेस देन 100. सम ऑर्गेनिज्म आर इनलैंड की तो कितना लेस देन 5 सी 30 से 35 एंड हाइपर सैलाइन की या फिर some organisms आर टोलरेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी तो यूरी हैलाइन. फिर यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक है यूरी हैलाइन एंड सेकंड इज स्टेनो हैलाइन. स्टेनो हैलाइन ये इसमें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नैरो रेंज तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं. एंड यूरी हैलाइन के अंतर्गत जो आते हैं कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज. एंड हैलाइन इज टर्म फॉर सैलिनिटी. तो ये वाइड रेंज ऑफ इसमें वो ऑर्गेनिज्म है जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, दैट इज यूरी हैलाइन. ठीक है. Many freshwater animals can't live, क्या बोलते हैं कि many freshwater animals can't live for long in seawater and vice versa because of the osmotic problem they would face. अच्छा ठीक है. Light since plant produces food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy. We can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotrophs. Many species of plants, small plant, herbs and shrubs, growing forests are adapted to photosynthesize optimally under very
low light conditions because they are constantly overshadowed by the tall climate plant. Many plants are also dependent on sunlight to meet their periodic requirement for clubbing. For many animals too, light is important in that they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration in photoperiodism as cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities. The availability of light on land is closely linked with the temperature since the sun is the source for both, but deep is the also meter in the ocean. The environment is dark and its inhabitants are not aware of the existence of the celestial source of energy called sun. What then is their source of energy? The spectral quality of the solar radiation is also important for life. The UV component of the spectrum is harmful to many organisms, while not all the color component of the visual spectrum are available for marine plants living at different depths of the ocean. Among the red, green, and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in deepest water. Why? Soil. The nature and properties of the soil is in different places vary. It is dependent on the climate, the withering process. Oh my god, कट्टी तो हो गया भाई. स्टडी टेबल तो इसके नीचे में इट्स ओके. हाँ तो मैं कहाँ था. हाँ, the nature and the properties of soil in different places vary. It is dependent on the climate, the weathering process, whether soil is transported or sedimentary, and how soil development occurred. Various characteristics of the soil, such as soil composition, grain size, and aggregation, determine the percolation and water holding capacity of the soil. These characteristics, along with parameters such as pH, mineral composition, and topography, determine to a large extent the vegetation in an area. This in turn dictates the type of the animals that can support it. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of the benthic animals that can thrive there. Responses to abiotic factors. ठीक, having realized that बोलना नहीं अपना टारगेट है इसको कंप्लीट करना. इट्स ऑलमोस्ट आधा घंटे हो चुके हैं and we have just completed this and our target is this. Without getting further delay, be more productive and हमें we have to achieve this goal right now. तो लेट्स सी कि रिस्पॉन्सिव टू अबायोटिक फैक्टर, यानी जो अबायोटिक फैक्टर है उसके रिगार्डिंग किस तरीके से रिस्पॉन्सेज दिया जा रहा है. तो हैविंग रियलाइज दैट द अबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटेट में वैरी ड्रास्टिकली इन टाइम के साथ जो ये जो अबायोटिक कंडीशन है में बहुत सारे हैबिटेट का वो वैरी करता गया समय के साथ. वी नाउ आस्क हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन. बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई a highly variable external environment should bother a organism after all. One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved or evolved relatively constant internal and within the body environment that permits all biochemical reaction and physiological function to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. This constancy, for example,
could be in terms of optimal temperature and osmotic concentration of the body fluids. Ideally, then the organism should try to maintain the constancy of its internal environment, a process called homeostasis. अच्छा, होम्योस्टैटिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म जो है खुद को मेंटेन रख पाता है, मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल टेम्परेचर, यानी अपने इंटरनल टेम्परेचर को वो मेंटेन कॉन्स्टेंटली रख पाता है होम्योस्टैटिस, डिस्पाइट वैरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन एंड टेंड्स टू अपसेट इट्स homeostatis. Let us take an analogy to clarify this important concept. Suppose a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so even when it is scorching hot or freezingly cold outside. अच्छा, it could be achieved at home, in the car, while traveling, and at the workplace by using an air conditioner in summer and heater in the winter. Then his or her performance would be always maximum regardless of the weather around him or her. Yet the person homeostasis is accomplished not through physiological but artificial means. तो आप कहना चाह रहे हो कि होम्योस्टैटिस को आप दो तरीके से भी अचीव कर सकते हो, यानी होम्योस्टैटिस है क्या यार, इसमें बस आपको अपने बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है उसे कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना है। एंड अगर हम एक पर्सन की बात करें जैसे हम लोग हैं तो वी कैन अचीव डैट। अभी हमारे पास बहुत तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिससे हम अपना टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं। अगर ठंडा का टाइम आता है तो वी कैन गर्म कर सकते हैं रूम को, हीटर का यूज़ कर सकते हैं। एंड जब गर्मी यानी समर का टाइम आता है तो वी कैन यूज़ कूलर। एंड इस तरीके से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख पाते हैं, कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर पाते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप फिजियोलॉजिकल के थ्रू कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग है कि आप आर्टिफिशियल मीन के थ्रू भी इस गोल को अचीव कर सकते हो। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बी द इंस्टीट्यूशन लेट अस लुक एट द वेरियस पर्सपेक्टिव। तो ये तो हम लोग और मतलब ह्यूमन जाती है जो इस तरीके से कर पाता है कि कूलर हीटर खरीद लिया, बट उनका क्या, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, हाउ दे विल एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंटली देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। कुछ तो करना होगा। एंड अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर हाउ दे विल एबल टू सर्वाइव। लेट्स मी शो यू मूव ऑन। तो रेगुलेट की बात करते हैं। तो आई थिंक कि दीज आर द वे टू मेंटेन द होम्योस्टैटिस, टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेट की बात करते हैं तो सम आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैटिस बाय फिजियोलॉजिकल। पहले बता चुका हूँ कि जो आप ये होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने का तरीका है, एक तो पहला फिजियोलॉजिकल है एंड सेकंड थिंग था कि आर्टिफिशियल भी था कि नहीं, जो कि हम लोग जो एक क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो यूज़ कर रहा है। मेरे को बुक ही नहीं दिखेगा तो फिर क्या ही कर रहा है, फेस नहीं भी दिखेगा तो थोड़ा चलेगा। कहाँ से नहीं बन रहा, इट्स ओके। तो आप अपना इंसर्ट अपने साथ रखें एंड यूर विथ लाइक सेल्फ स्टडी, मतलब जो स्टडी विथ मी सेशन है, मुझे लगता है कि हमें वी कांट एबल टू फील, हमें ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि आई एम। बहुत सारे लोग कहीं पर रेंट पर आ रहे होंगे तो उन्हें कई बार बिल्कुल लोनली फील होता है। जैसा आप नहीं सोचिए, मैं आपके साथ हूँ और आप सब मेरे साथ हो, वी आर नॉट एलोन, ठीक है। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एनी मोर बाई थिंकिंग डैट कि भाई मैं तो अकेला हूँ, लेट्स मूव ऑन। तो इस तरीके से मैं खुद को ज़्यादा इंगेज रख पाता हूँ बोर्ड को पढ़ने से, इसलिए आई लाइक टू रीड इन दिस वे। और इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मुझे अभी, मेरा अभी गला भी सूखने लगा है। एंड बोलने से तो ये आप था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपना होम्योस्टैटिस मेंटेन कर पाते हैं फिजियोलॉजिकल तरीके से, इन समटाइम्स बिहेवियर आल्सो मीन्स विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन etc. All birds and mammals and a very few lower vertebrates and invertebrates species are indeed capable of such regulation. और इस रेगुलेशन को सिर्फ बर्ड्स, इस रेगुलेशन को सारे मैमल्स, सारे बर्ड्स और जो कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स है, वो कर पाने में सक्षम है।
thermoregulation and osmoregulation. Evolutionary biologists believe that success of the mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in Sahara region. The mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the one that we human use. अच्छा, मतलब द मैकेनिज्म यूज बाय द मोस्ट मैमल, ज़्यादातर जो मैमल्स जो तरीका यूज करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोग ह्यूमन यूज करते हैं. To maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius in summer when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely, resulting in the evaporative cooling similar to what happens with a desert cooler in operation, brings down the body temperature. In winter, when the temperature is much lower than 36 degrees Celsius and we start to shiver, a kind of the response which produces heat and increases the body temperature. Plants on the other hand don't have such mechanism to maintain internal body temperature. पता यार कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो अपने पास दो तरीका है. एक टाइम जब वी आर इन समर, जब समर के टाइम होता है तो हम स्वेट करना शुरू करते हैं. तो दैट इज़ द वे टू एक्चुअली में हम एक तरीका यूज है, एक तरीका है वो, ताकि हम अपने बॉडी को टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख पाएँ, रेगुलेट कर पाएँ. एंड जब कोल्ड टाइम आता है यानी विंटर का टाइम आता है तो हम सीवर करने लगते हैं, यानी ये जो सेकिंग क्या कर सकते हैं, मतलब काँपना कर सकते हैं. तो जब काँपते हैं तो ये भी एक तरीका हुआ जिससे कि आप अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं. लेकिन प्लांट में इस तरीके के मैकेनिज्म नहीं है. कॉन्फॉर्म एंड ओवरवेलिंग मेजॉरिटी 90% of the animals and nearly all plants can't maintain a constant but internal temperature. Their body temperature changes with the ambient temperature. तो कहता है कि 99% जो है ना, ज़्यादातर जो एनिमल्स और प्लांट नियरली सारे प्लांट वो अपना कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर को इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं. देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है और एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है. इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स चेंजेस विद दैट ऑफ द एम्बिएंट बट ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन. The animals and plants are simply conform. The benefits of a constant internal environment to the wind, we must ask why these purposes are not able to become regulator. Because the human analogy we used above, much as they like, how many people can really afford an air conditioner? Many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot summer months. Thermoregulation is energetically expensive. For many organisms, this is particularly true for many animals like shrew and hummingbird. Heat loss or heat gain is a function of the surface area. Since the small animals have a larger surface area, अगर हम स्मॉल एनिमल की बात कर रहे हैं तो स्मॉल एनिमल तो ज़्यादातर लोग क्या समझेंगे कि स्मॉल एरिया है तो स्मॉल सरफेस एरिया होगा, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे समझने वाली बात है कि स्मॉल एनिमल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर बॉडी. सरफेस एरिया वो नहीं जो जिस टर्म में आप समझ रहे हैं. सरफेस एरिया का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में. तो उसका जो वॉल्यूम होने वाला है और उसका जो सरफेस एरिया होने वाला है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होता है उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में. ठीक है. दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी हीट को वेरी फास्ट लूज करते हैं. एंड इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर का एनवायरनमेंट कोल्ड होता है. देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म. दिस इज द मेन रीजन वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन. यही कारण है कि पोलर रीजन में इस तरीके के जो छोटे एनिमल्स हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन द क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ द मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल environment are taken into consideration. Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of the environmental conditions in which
they simply conform. If the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternatives for survival. Migrate. The organisms can move a bit temporarily from the stressful habitat to a more comfortable area and return when a stressful period is over. कहते माइग्रेट के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि मूव कर सकते हैं टेम्पोरली, यानी एक अनफेवरेबल कंडीशन जब आता है तो दे मूव ऑन टू द अदर प्लेसेस, है ना। तो मोर जो जहाँ पर वो मोर हॉस्पिटेबल एरिया होता है, एंड जब वो स्ट्रेसफुल पीरियड जो ओवर हो जाता है तो दे कम बैक। इन ह्यूमन एनालॉग दिस स्ट्रेटजी इज लाइक अ पर्सन गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर द ड्यूरेशन ऑफ समर। तो ये जो बिल्कुल स्ट्रेटजी है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक समर का टाइम आ गया है एंड एक जो ह्यूमन है वो दिल्ली से शिमला चला गया है, ठीक है। Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migration to move hospital area. Every winter, the famous Kalud National Park. ये this is the important one, and यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाते हैं। क्यूलाडो नेशनल पार्क, क्यूलाडो नेशनल पार्क भरतपुर, क्यूलाडो नेशनल पार्क भरतपुर, ठीक है। तो भरतपुर में एक पार्क है डेट इज़ क्यूलाडो नेशनल पार्क in राजस्थान, ठीक है। कुछ थाउजेंड ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन सस्पेंड। अच्छा, बात करते हैं इन बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ द थिक वाल्ड स्पोर्स आर फाउंड व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। They germinate on availability of the suitable environment. Here plants seeds at some other vegetative reproductive structure serve as means to tide over periods of stress beside helping in dispersal. They germinate to form new plants under favorable moisture and temperature conditions. They do so by reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy. In animals, the organism, whenever to migrate, might avoid their stress by escaping at time. ध्यान दीजिएगा, द फैमिलियर केस ऑफ द हियर गोइंग इनटू हिबरेशन। कौन कहाँ जा रहा है इसका इंपॉर्टेंस है कि हिबरेशन इज कौन शो कर रहा है भाई। तो एग्जाम्पल इज मॉइस्ट, तो हिबरेशन की आप बात करो कि बियर शो कर रहा है, ठीक है। भालू, द फैमिलियर केस ऑफ द बियर गोइंग इनटू द हिबरेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जाम्पल एस्केपिंग टाइम। सम स्नेल्स एंड फिश गोइंग टू द एस्टिवेशन, हिबरनेशन, एस्टिवेशन, अदर थिंग, एस्टिवेशन टू रिवार्ड समर। तो हिबरनेशन कहाँ पे एक विंटर से रिलेटेड टर्म है, यानी विंटर वाला ड्यूरिंग विंटर, यानी बियर जब विंटर के टाइम में, यानी विंटर यानी इन द सेंस ठंडा के टाइम, ठंडा मौसम हो गया तो उस टाइम जो अपने आप को एस्केप फ्रॉम द टाइम, वहाँ से भाग जाना हिबरनेशन है। एंड ये बियर शो करता है, बियर हालो, बियर पीने वाला बियर नहीं। एंड एस्टिवेशन, अदर टर्म मीन एस्टिवेशन, and this term we use estivation for to avoid summer related problem in heat and desiccation, and estivation is shown by snails and fish, snail and fish estivation show करते हैं। Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter dipods, a stage of suspended development. एंड डाइपोज क्या एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे डेवलपमेंट सस्पेंड कर दिया जाता है, डेवलपमेंट सस्पेंडेड, ठीक है। एंड डाइपोज हमें अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत सारे जो जू प्लैंक्टन्स है लेक और पॉन्ड में, वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को डाइपोज कर देते हैं, यानी स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, यानी वहाँ पर उस कंडीशन में वो अपना डेवलपमेंट को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द, हमने बात किया कि रेगुलेटर, कन्फॉर्मर, माइग्रेट एंड सस्पेंड, दिस इज द वे एक्चुअली में टू, जिससे कि वो अपने अवॉइडिव जो फैक्टर है उसको इंटरेक्ट कर पाते हैं। उसी बात हो रहा था ना, रिस्पॉन्सिव टू अवॉइडिव फैक्टर, तो इस तरीके से वो अवॉइडिव जो फैक्टर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है एंड इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच नहीं, कई बार इंग्लिश
थोड़ा इधर उधर हो जाता था। ओके, तो कई बार दे में सिंपली आस्क यू कि ऑन एक्स एक्सिस पे क्या टर्म, कौन सा टर्म है, एंड वाई एक्सिस पे कौन सा टर्म है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक्सटर्नल लेवल को लिया गया, एंड वाई एक्सिस पे इंटरनल लेवल को लिया गया। एंड ये जो सीधा जा रहा है दैट इज रेगुलेटर, दे आर नॉट रेगुलेटिंग। ओह माय गॉड, तो रेगुलेटर कैसे हो? दे आर रेगुलेटर यानी दे आर रेगुलेटिंग, यानी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अगर बात करें तो एक्सटर्नल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वो अपना फिर भी अपने आप को कांस्टेंट रख पा रहे हैं, यानी रेगुलेटर। कन्फर्मर जो वो नहीं रख पाते हैं, यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर यहाँ हुआ तो उसका यहाँ बढ़ गया इंटरनल टेम्परेचर, फिर ज़्यादा हुआ तो इंटरनल टेम्परेचर भी उसी तरीके से बढ़ता चला गया। एंड पार्शियल रेगुलेटर यानी कुछ टाइम के लिए ये देखिए यहाँ पे रेगुलेट कर पा रहे हैं, पहले शुरू के टाइम में वो नहीं कर पाते, फिर बाद में दे स्टार्टेड रेगुलेटिंग देयर बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। चलो दैट्स ओवर। एंड अभी बात करने वाले हैं एडेप्टेशन की। एंड वी आर मूविंग प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर गोल्स, जो हमने लिया है टारगेट की वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन 1 शॉट एंड इट्स 1 आवर, 1 घंटा बच गया। एडेप्टेशन गला भी छूटने लगा बट यू कांट एस्केप। एडेप्टेशन की बात करते हैं। तो व्हाइल कंसीडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म फॉर coping with extremes in their environment, we have seen that some are able to sustain through certain physiological adjustment, while others do so behaviorally, migrating temporarily to a less stressful habitat. These responses are also actually their adaptation. So we can say that adaptation is any attribute of organism, morphological, physiological, behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. In the absence of the external source of the drink water, इन उस कंडीशन में जब एक्सटर्नल सोर्स जो है वाटर का वो absence होता है, the kangaroo arrived in North America desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation. ये क्या है? एडेप्टेशन ही तो है कि अगर पानी नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म डेड नहीं होगा, वो अपने अंदर के जो हम बात करें कंगारू राइट की, जो कि नॉर्थ अमेरिका डिजर्ट में पाया जाता है। एंड जब उसके बाहर में जब पानी की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो पाता है, नहीं मिल पाता, तो वो अपने जो इंटरनल फैट है उसको ऑक्सीडेशन कराता है, इन विच वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट। एंड जब वो उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे वाटर जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में उसे मिल जाता है। बात कर रहा हूँ कंगारू राइट की। It also has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is needed to excrete. और इतना ही नहीं, वो अपने जो यूरिन है उसको भी कंसनट्रेट कर देते हैं ताकि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो जहाँ कम से कम वो एक्सक्रीट आउट कर सकें, रिमूव कर सकें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में। मेरे डिजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर लिप्स सर्फेस। और इतना ही नहीं, बहुत सारे जो डिजर्ट के प्लांट हैं उसके पास थिक क्यूटिकल होता है उसके लिप सरफेस पे, एंड हैव देयर स्टोमाटा अरेंज इन डीप पिट्स। और जो स्टोमाटा है वो डीप पिट्स में यानी अरेंज होता है जो मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू। दे आल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। रुकेंगे नहीं, कैम्प, अच्छा हाँ, एक कैम्प का फुल फॉर्म कुछ होता है यार, जब पौधा है वो जहाँ तो वो क्या आई एम फॉरगेटिंग अबाउट दैट, क्या था कैम्प का फुल फॉर्म है कुछ, क्या है इसकी विशेषता है कि ये प्लांट में एक कुछ तो था, क्या है जहाँ पे वो ऑक्सीजन यूज करके CO2 रिलीज करने लगते हैं इन्वायरमेंट में। ये बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ है। एंड जो कैम प्लांट है उसने खुद को अडेप्ट किया है उस कंडीशन से खुद को बचाने के लिए। देयर स्टोमाटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग देयर टाइम। सम डिजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनट्रिया हैव नो लिप्स। याद रखना जरूरी है, ओपनट्रिया के पास लिप्स ही नहीं है, नो लिप्स।
टू स्पाइंस, यानी उसका जो लिप्स था, लिप्स ही नहीं है, एंड देन गेट रिड्यूस टू स्पाइन एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय फ्लैटेंड स्टेम, और जो फ्लैटेंड स्टेम होता है उसके द्वारा यहाँ पे फोटोसिंथेटिक फंक्शन को किया जा रहा है। अभी am I going on the right track? Not so much. Move on. Humans from the colder climate generally have shorter ears and limbs. तो पहले बात कर चुके हैं कि जो ठंडे प्रदेश में छोटे जानवर नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। अब वो सरफेस एरिया जो ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, बट हम सरफेस एरिया उस टाइम नहीं ले रहे हैं जिस तरह में आप सोच रहे हैं। सरफेस एरिया यहाँ पे लिया जाता है इन द सेंस ऑफ वॉल्यूम, तो इसके वॉल्यूम के कंपेरिजन में जो सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा कम होता है, नहीं ज़्यादा होता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण ज़्यादा हीट लॉस हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलन रूल। एलन रूल भी ये कहता है कि जो मैमल कोल्ड क्लाइमेट के होंगे ना उनके ईयर्स एंड लिम्स शॉर्टर होंगे ताकि वो कम से कम हीट लॉस कर सकें। इन द पोलर सीज aquatic mammals like seals have a thick layer of fat below their skin that act as an insulator and reduces the loss of body heat. Oh, कैमरा है। Someone possesses adaptation that are physiological, which allow them to respond Some possess adaptation that are physiological, which allow them to respond quickly to a stressful condition. If you had ever been to high altitude phase, you must have experienced what is called altitude sickness. Its symptom, एंड यहाँ पे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे एक बन सकता है कि अल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम क्या है। अल्टीट्यूड ओवर यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर एंड यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द सिम्टम्स। तो अल्टीट्यूड सिकनेस में नोजिया, शामिल है फटीग, heart palpitation. These are the symptoms included in the altitude sickness. This is because in the low atmospheric pressure of the high altitude, the body does not get enough oxygen, but gradually you get acclimatized and stop experiencing altitude sickness. How did your body solve this problem? The body compensates low oxygen ability by increasing red blood. Oh my god. How does your body solve this problem? The body compensates low oxygen ability by increasing red blood cell production. तो red blood cell production increase कर दिया. Decrease the binding affinity hemoglobin का जो binding affinity है उसको decrease किया. And by increasing breathing rate को increase कर दिया. Many tribes live in the high altitude of the Himalayas and out if they normally have a higher red blood cell count or total hemoglobin than people living in plains. In most animals, the metabolic reaction and hence all the physiological function proceeds optimally in a narrow temperature range. In human की बात करें तो it is 37 degree Celsius, but there are microbes, archaebacteria that flourish in hot springs and deep sea hydrothermal vent. Your temperature many fish thrive in Antarctic waters. The temperature is always below zero.
do they manage to prevent their body fluid from freezing? A large variety of marine invertebrates and fish live at the greater at live at great depth in the ocean, where the pressure could be at the times the normal atmospheric pressure that we experience. How do they live under such high pressure? And do they have any special enzyme organism living in such extreme environments? So a fascinating array of the biological adaptation. Some organisms show behavioral responses to cope up with variation in their environment. Desert, desert, like the physiological ability that mammals have to deal with high temperature of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun and observe heat when their body temperature drops below their comfort zone, but move into a state where ambient temperatures start increasing. Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape predator. Oh my god, move on. Population attributes. In nature, we rarely find time after create. In nature, we rarely find isolated single individual of any species. तो अभी भी हम वहाँ पर इसको बढ़ा सकते हैं. In animals, we rarely find isolated single individual of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area. Several compete for similar resources, potentially interbreed, and thus constitute a population. Although the term interbreeding implies sexual production. A group of individuals resulting from when asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. All the cormorant in a wetland, rats in an abandoned dwelling, आगे बढ़ते हैं. Rat in an abandoned dwelling, chickwood, trees in a forest trap, or tree in a culture plate, and lotus plant in a pond. Some example of population. In earlier chapters, you have learned that although in an individual organism is one that has to cope with a change environment, it is at the population level that a natural selection operates to avoid the threat. Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution.
population has certain attributes whereas an individual organism does not. An individual may have birth and death, but a population has birth rate and death rate. In a population, these rates refer to per capita birth and death. The rates hence expressed are change in number, increase or decrease with respect to member of the population. Here is an example. If in a pond there are 20 lotus plants, अगर हम एक सिंपली पॉन्ड की बात करें जहाँ पे 20 लोटस प्लांट है लास्ट ईयर, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड और 8 नए पौधे आ गए, लेकिन द करेंट पॉपुलेशन इज 220. Calculate the birth rate as 8 by 20, it is 0.8. Offspring per lotus per year. If for individual in a laboratory population of 40 fruit flies died during a specified time interval, say a week, the death rate in the population during that period is 4 by 40, that is 0.1 individual per fruit fly per week. Another attribute characteristics of a population is sex ratio. An individual is either a male or a female, but a population has a sex ratio. Typically 60% of the population are female and 40% male. A population at any given time is composed of individuals of the different ages. If the age distribution per percent of a given age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid. For human population, the age pyramid generally shows age distribution of the male and female in a diagram. The shape of the pyramids reflect the growth status of the population, whether it is growing, stable or declining. हाँ, तो ये यहाँ पर ये जो एज पिरामिड रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन पॉपुलेशन का वो इम्पोर्टेंट है. दिस इज एक्सपैंडिंग, यानी एक्सपैंडिंग के केस में प्री रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप का है वो ज़्यादा है, एंड ठीक है एक्सपैंड हो रहा है. स्टेबल है जब दोनों बराबर है, जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव है दोनों ऑलमोस्ट बराबर है. डिक्लाइनिंग जब रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव से अब तो the size of the population tells us a lot about its status in the habitat. Whatever ecological process we wish to investigate in population, be it the outcomes of the competition with another species, effect of predators or the effect of pesticides application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. A size in nature could be as low as Siberian cranes or the Bharatpur wetland in any area or go into millions. Chlamydomonas in a pond. Population size technically called population density. ठीक है, तो दोनों टर्म्स हैं. इसको एन से आप रिप्रेजेंट करें, need not necessarily be measured in numbers only. Although total number is generally the most appropriate measure of the population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine in any area. If there are 2000 Parthenium plants
but only a single huge banana tree with a large canopy shading the population density of the banana is low related to that of the Platinum Monto, underestimating the enormous role of the banana tree in that community. In such cases, the percent cover or the biome is a more meaningful measure of the population size. Total number is again not an easily adaptable measure. If the population is huge and counting is impossible or very time consuming. If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? Sometimes for certain ecological investigation, there is no need to know the absolute population densities. Relative densities serve the purpose so equally well. For instance, the number of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake. They are mostly obliged to estimate population sizes indirectly without actually counting them or seeing them. The tiger census in our national park and tiger reserve is often based on bug marks and fecal pillars. कंप्लीट तो नहीं हो पाया। कितना बताएं? यही होता है जब एक बार सीक्वेंस जो पढ़ने का टूटता है ना, तो प्रोडक्टिविटी भी गिरता है। इससे पहले तक तो मैं आई थिंक उस चैप्टर को भी मैं 2 घंटे में कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि कितना बड़ा टॉपिक है। एक्सपीरियंस बन चुका था पढ़ने से, अभी कुछ दिन से डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ और कम ऑन टू द टॉपिक। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच टू बी विथ मी। इट वाज a study with me session. I woke up 4 o'clock, but it took some time to get ready, and अभी आई थिंक कि मैं कुछ बट एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुका है। बोलने से बीच बीच में पानी ज़रूरी है वाटर, बट अभी फ्रेश वाटर के लिए जाना होगा नीचे।